हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम लेट्स कंप्लीट आवर रिमेनिंग पोर्शन ऑन चैप्टर 2 ऑफ एसेट एलोकेशन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कल हमने जहां से खत्म किया था वहीं से ही हम शुरू करेंगे आज, और इस चैप्टर को आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसमें ज्यादा नहीं है आज रिमेनिंग पोर्शन, बट जितना भी हम सारा आज कंप्लीट करेंगे। फोरकास्टिंग वॉलेटिलिटी। इसमें मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग वॉलेटिलिटी में आप हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4 5। हमारे पास 5 मेथड्स है। अब हम इनको धीरे धीरे करके एक एक करके पढ़ते हैं, और इसमें क्या क्या है ये सब जानते हैं कि हम कैसे जो वॉलेटिलिटी है, जो वेरिएशन आती है, बेसिकली दिस इज नॉट अ बिजनेस साइकिल बट दिस इज अ वेरिएशन, कि वो वेरिएशन को हम समझ सके कि कैसे हम उसको फोरकास्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा एस्टिमेटिंग अ कांस्टेंट। VCV इज नथिंग बट योर वेरिएंस कोवेरियंस मैट्रिक्स। वेरिएंस कोवेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स, ठीक है, विद सैंपल स्टैटिस्टिक्स। जो इसमें हम क्या एस्टिमेट कर रहे हैं, हर एक उसमें हम कर रहे हैं वेरिएंस कोवेरियंस मैट्रिक्स, बट जो फर्स्ट वाला है इसमें हम कर रहे हैं सैंपल स्टैटिस्टिक्स से एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम जो एस्टिमेट करते हैं वो करते हैं हम हिस्टोरिकल रिटर्न डेटा से कंप्यूट करते हैं। जो हमारा स्टैटिस्टिक है, क्या है हमारा वेरिएंस और कोवेरियंस, जो स्टैटिस्टिक है उसको हम कंप्यूट करते हैं फ्रॉम हिस्टोरिकल रिटर्न डेटा। फिर उसके बाद उस डेटा को हम असेंबल करते हैं एक वेरिएंस कोवेरियंस मैट्रिक्स डेटा में। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें दो प्रॉब्लम आती है। ये शॉर्ट और इंटरमीडिएट टर्म्स के लिए यूज नहीं हो सकता, क्योंकि ये लार्ज नंबर ऑफ एसेट्स को एस्टिमेट करने में इसमें डिफिकल्टी आती है। अगर इसमें इफ द नंबर ऑफ एसेट्स, अगर हम एसेट्स में ए को बोल रही हूँ नंबर ऑफ एसेट्स, वो ग्रेटर देन द नंबर ऑफ हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशंस, तो इससे क्या होता है कि कुछ पोर्टफोलियोज रिस्कलेस अपीयर करते हैं। नेक्स्ट इसकी प्रॉब्लम ये है कि इट इज सब्जेक्ट टू सब्सटैंशियल सैम्पलिंग एरर। इसमें सैम्पलिंग एरर होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं, तो इसको हमें कॉम्बैट करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए, इस प्रॉब्लम को मैं ये बोल सकती हूँ कि n इज योर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये थंब रूल है बेसिकली, कि इट शुड बी मोर देन, या जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन शुड बी एटलीस्ट 10 टाइम्स द नंबर ऑफ एसेट्स। अगर मैं नंबर ऑफ एसेट्स को a से रिप्रेजेंट कर रही हूं तो उसका 10 टाइम्स होना चाहिए हमारा ऑब्जर्वेशन वाली जो फिगर है, ये दिस इज n। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि इट इज अनबायस्ड और कंसिस्टेंट है। ये एक इसका एडवांटेज है। हमने अभी ये दो डिसएडवांटेज पढ़े, जो ये है अनबायस्ड और कंसिस्टेंट, ये इसका एडवांटेज है। नेक्स्ट हम वेरिएंस कोवेरिएंस जो मैट्रिक्स है उसको हम कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं, एक मल्टी फैक्टर मॉडल्स के साथ हम डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा सेकंड मेथड ऑफ फोरकास्टिंग वॉलेटिलिटी है। इसका एडवांटेज क्या है कि वी कैन हैंडल लार्ज नंबर ऑफ एसेट्स। हमें जो पैरामीटर्स है वो कम एस्टिमेट करने पड़ते हैं। क्रॉस सेक्शनल हम इम्पोज कर सकते हैं। क्रॉस सेक्शनली मतलब कि अगर हम मान लो एक इंडस्ट्री है, ऑटो इंडस्ट्री, उसके डिफरेंट कंपनीज है, लेट से मारुति सुजुकी है, और हमारी हुंडई है, होंडा है, और डिफरेंट है, तो हम एक जो ये कंपनीज है इनको हम एस्टिमेट कर सकते हैं। अगर हम एक टाइम पीरियड T1 ले रहे हैं तो इसका डेटा उसको हम जब मॉडल बना रहे हैं क्रॉस सेक्शनली देख रहे हैं तो हम उसको इम्पोज कर सकते हैं एक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें जो एस्टिमेशन एरर है वो बहुत कम हो जाता है, जो कि एक प्रॉब्लम थी पिछले वाले जो हम अभी पढ़ रहे थे, जो पिछला
हम सैंपल स्टैटिस्टिक्स को हिस्टोरिकल रिटर्न से हम जो एस्टिमेट कर रहे थे एक सैंपल स्टैटिस्टिक्स के साथ, वो वाली जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ पर उसको रिजॉल्व कर दिया गया है। बट इसका डिसएडवांटेज भी है कि ये मिस स्पेसिफाइड होती है जनरली, और जो ये बायस्ड होती है, जो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है वो ऑब्जर्वेबल, जो हम हमेशा बोलते हैं कोई भी जब हम एस्टिमेट करते हैं या फिर कोई रिग्रेशन रन करते हैं, जो सैंपल स्टैटिस्टिक है हम पूरी पॉपुलेशन को नहीं वो कर सकते, पूरी पॉपुलेशन को हम हर एक सैंपल हर एक डेटा को जाके नहीं उसकी मीन और वेरिएंस निकाल सकते, इसलिए हम उसमें से एक छोटा सैंपल निकालते हैं और उसका डेटा लेके हम मेजर करने की कोशिश करते हैं। तो हम ये कोशिश करते हैं कि जो इसकी पॉपुलेशन का जो अगर n है तो वो जो n हैट आएगा, n हैट बेसिकली ये और सैंपल में लगाते हैं हम, जो n हैट होगा वो ऑन एन एवरेज n इक्वल टू n हैट होगा। बट इसमें क्या बोल रहे हैं, इट इज नॉट इवन करेक्ट ऑन एवरेज। ओके, द मैट्रिक्स इज ऑल्सो इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट है, इसमें जो सैंपल साइज अगर लार्ज हो जाता है तो कन्वर्ज नहीं करता ट्रू मैट्रिक्स पे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो हम इसको स्किप करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जो नेक्स्ट मेथड है वो है थर्ड मेथड। हम बीसीबी जो मैट्रिक्स है उसको कैसे एस्टिमेट करें, श्रिंकेज एस्टिमेशन। ये अब हमारे पास दूसरी बार आ रहा है श्रिंकेज एस्टिमेशन। इसको हम बेसिकली हम श्रिंकेज एस्टिमेशन उसको कहते हैं अगर हम एक कोई डेटा एक कोई पैरामीटर ले रहे हैं तो उसकी वेटेड एवरेज जो भी वैल्यू होगी उसको हम कहते हैं श्रिंकेज एस्टिमेशन। ये कंबाइन करती है इंफॉर्मेशन को, कौन कौन सी दो इंफॉर्मेशन है, वेटेड एवरेज ऑफ सैंपल वीसीवी लेते हैं और एक टारगेट वीसीवी लेते हैं। ठीक है, जैसे एक हमारा सैंपल है जिसको हम एस्टिमेट करने जा रहे हैं, दिस इज योर सैंपल और दिस इज योर टारगेट, हमें ऐसा वीसीवी चाहिए, तो ये हमारा टारगेट है और ये हमारा सैंपल है। इसका जो वेटेड एवरेज होगा वो होगा हमारा श्रिंकेज एस्टिमेशन वाला पार्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें बोल रहे हैं कि हमें ये डिटरमाइन करना पड़ता है कि कितना वेट हम टारगेट मैट्रिक्स को देंगे और कितना वेट हम सैंपल मैट्रिक्स को देंगे। इट इज अनबायस्ड, इट इज अ बायस्ड एस्टिमेटर। ठीक है, क्यों? जो इसका मीन स्क्वायर्ड एरर होता है वो होता है कम मीन स्क्वायर्ड एरर ऑफ योर श्रिंकेज एस्टिमेटर, जो होता है वो कम होता है मीन स्क्वायर्ड एरर ऑफ योर बीसीबी मैट्रिक्स। जो हमने फर्स्ट पढ़ा था बीसीबी मैट्रिक्स का सैंपल वाला, उससे कम होता है। ठीक है, फोर्थ इज योर एस्टिमेटिंग वॉलेटिलिटी फ्रॉम स्मूथ रिटर्न्स। ये फोर्थ पॉइंट है। अब स्मूथ रिटर्न्स हमने ये किस में पढ़ा है, जो रियल एस्टेट के केस में हमने ये देखा है। रियल एस्टेट के केस में क्या होता है, हमारे पास रियल एस्टेट क्या कैसा एसेट है, इट इज एन इलिक्विड एसेट। अब वो इलिक्विड एसेट है, इसकी वजह से हमारी ट्रांजैक्शंस जो है वो रेगुलर नहीं होती है, कभी एक टाइम हुई कभी एक टाइम नहीं हुई। अगर ट्रांजैक्शन वो है कि मतलब फ्रीक्वेंटली नहीं हो रही है तो इससे क्या होगा, हमारे पास डेटा ही नहीं अवेलेबल होगा। इससे क्या होगा, हम डेटा को स्मूथ करने की कोशिश करेंगे ताकि ओवर टाइम हमारे पास ज्यादा फ्लक्चुएशंस ना आए। जब हम ये देखते हैं कि स्मूथ किया हुआ है डेटा, तो इससे क्या होगा, ट्रू रिटर्न्स निकालने की कोशिश करते हैं। ये डैम्पन करती है वॉलेटिलिटी को और डिस्टॉर्ट करती है हमारे कोरिलेशन विद अदर एसेट। जब हमारे पास वॉलेटिलिटी इसमें कम हो जाएगी तो इससे क्या होगा, हमारे जो कोरिलेशन है वो उससे गिर जाएगा। हमें लगेगा कि जो रियल एस्टेट है इट इज लेस कोरिलेटेड विद योर इक्विटी और बॉन्ड पार्ट, तो इसमें डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स होने के चांस कम हो जाएंगे। और इसमें ये बोल रहे हैं कि जो रिटर्न है हमारी, जो करंट ऑब्जर्व रिटर्न है वो वेटेड एवरेज होती है करंट ट्रू रिटर्न के और प्रीवियस ऑब्जर्व रिटर्न के। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहे हैं कि कैन नॉट बी एस्टिमेटेड डायरेक्टली बिकॉज ट्रू रिटर्न तो हमें पता ही नहीं होती है, हम एस्टिमेट ही नहीं कर सकते। वेटेड एवरेज बोल रहे हैं हम एक रिटर्न को कि वेटेड एवरेज है वो ट्रू रिटर्न के प्लस योर प्रीवियस रिटर्न के। ठीक है, प्लस और प्रीवियस रिटर्न के। बट ट्रू रिटर्न जब पता ही नहीं होगी तो हम रिटर्न ही कैसे निकालेंगे। तो हम इसमें बोल रहे हैं कि अगर किसी रियल एस्टेट प्राइवेट रियल एस्टेट की बात करें तो हम उसमें हम ले सकते हैं रीट इंडेक्स को ले सकते हैं। और वैसे ही सिमिलरली प्राइवेट इक्विटी में हम ऐसा कोई सिमिलर पब्लिकली ट्रेडेड इक्विटीज को हम ले सकते हैं।
ये अज्यूम करती है एक रिलेशनशिप बिटवीन अनऑब्जर्वेबल रिटर्न और मोर ऑब्जर्वेबल रिटर्न्स। जो ये लास्ट है हमारा मेथड ऑफ फोरकास्टिंग योर वॉलेटिलिटी इज योर टाइम वेरिंग वॉलेटिलिटी। टाइम वेरिंग वॉलेटिलिटी होती है, ये आर्च मॉडल्स हमने लेवल 2 में देखा था। दिस इज नथिंग बट योर ऑटो रिग्रेसिव कंडीशनल हेट्रोस्केडासिटी। आई रिपीट, इट इज ऑटो रिग्रेसिव कंडीशनल हेट्रोस्केडासिटी मॉडल। जो ऑटो रिग्रेसिव कंडीशनल हेट्रोस्केडासिटी मॉडल्स होते हैं वो क्या एस्टिमेट करते हैं, वो वेरिएंस को देखते हैं, वेरिएंस इन योर सैंपल एरर। वेरिएंस इन सैंपल एरर को हम देखते हैं इन अ टाइम सीरीज, इन अ टाइम सीरीज मॉडल, इन अ टाइम सीरीज मॉडल। अब वॉलेटिलिटी क्लस्टरिंग एक नया वर्ड आया है। वॉलेटिलिटी क्लस्टरिंग इज नथिंग बट हम ये बोल रहे हैं कि अगर एक वॉलेटिलिटी इस टाइम पीरियड पे बड़ी थी तो वो जो नेक्स्ट टाइम पीरियड है उस पर भी वो बड़ी होगी, ठीक है। अगर एक टाइम पीरियड पे वो छोटी थी तो वो उस टाइम पीरियड पे छोटी होगी। अब मेरे को एक बात बताओ, क्लस्टरिंग मतलब क्या होता है? क्लस्टरिंग मतलब इकट्ठा होना। कोई भी चीज अगर एक क्लस्टर बनाते हैं, हम एक चीज को इकट्ठा करते हैं, फिर हम दूसरे उसको भी क्लस्टर करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं। क्लस्टरिंग मतलब इकट्ठा हो रही है चीजें। अगर एक लार्ज कोई हम बोल रहे हैं कि वॉलेटिलिटी लार्ज थी एक पीरियड में, तो अगले पीरियड में भी वो क्लस्टर होगी। क्लस्टर होगी मतलब लार्ज होगी, उसका ही सेम ही होगी वो, ठीक है। सेम नहीं होगी मतलब लार्ज है तो वो भी लार्ज होगी, स्मॉल है तो वो स्मॉल होगी। इसको हम बोलते हैं वॉलेटिलिटी क्लस्टरिंग। अब जो आर्क मॉडल्स है हैज बीन डेवलप्ड, वो एड्रेस करने के लिए बनी है टाइम वेरिंग वॉलेटिलिटीज, जो मैं इसमें बोल रही थी कि सैंपल एरर को देखते हैं हम। इसमें अब ये बोल रहे हैं कि जो ये वाला पार्ट है ना, ये देखो, दिस इज नथिंग बट योर वेरिएंस। वेरिएंस होता है, और ये क्या है हमारा स्लोप पैरामीटर। अगर किसी ने रिग्रेशन पढ़ी है तो दिस इज योर व्हाट इज दिस, ये मेरे को कमेंट करके बताना कि ये वाला कौन सा जो हम अल्फा लेते हैं इसको क्या बोलते हैं। और बीटा इज योर स्लोप पैरामीटर, सो व्हाट इज दिस, ठीक है, ये बताना मेरे को। देखते हैं किस किसने रिग्रेशन पढ़ी है। अल्फा और बीटा जो है वो हमारा स्लोप पैरामीटर है। स्लोप पैरामीटर किस चीज को हम देख रहे हैं? हम देख रहे हैं प्रीवियस जो वॉलेटिलिटी है, दिस इज योर प्रीवियस वॉलेटिलिटी। हम देख रहे हैं कनेक्शन बिटवीन जो अभी की वॉलेटिलिटी और जो प्रीवियस वॉलेटिलिटी का कनेक्शन देख रहे हैं। अब जो ये वाली टर्म है दिस इज योर शॉक टर्म। इसमें ये शॉक टर्म बोल रही है, ये बीटा है। मैं समझ रही हूँ कि ये बीटा वो वाला बीटा है, बट जो हमने हमेशा स्कूल या कॉलेजेस में क्या पढ़ा है कि y इज इक्वल्स टू योर अल्फा प्लस बीटा और कोई x वेरिएबल विच इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो अभी की वेरिएंस है, तो वो किस पे डिपेंड हो रखी है? हमारी जो स्लोप पैरामीटर इन्होंने क्या ले रखा है, अल्फा प्लस बीटा, और इनटू में योर प्रीवियस वाली जो वॉलेटिलिटी है, ठीक है, ये ले रखा है। जो नेक्स्ट टर्म इसमें बोल रहे हैं, जो ये n वाली टर्म है, ये दिस इज योर शॉक। अब ये बोल रहे हैं जो बीटा शॉक के साथ जुड़ा हुआ है, ये वाले टर्म जो बेसिकली इट इज ऑल्सो अदर स्लोप कोएफिशिएंट, वो क्या बता रहा है कि जो शॉक है वो कितना वेरिएंस को फीड कर रहा है, कितना वो इम्पैक्ट कर रहा है जो करंट वेरिएंस है। अगर बीटा 0 हो जाएगी तो वेरिएंस वुड बी डिटरमिनिस्टिक। डिटरमिनिस्टिक कैसे हो जाएगी? जो हमारा ये वाला पैरामीटर है और जो ये वाला पैरामीटर है वो तो हम अपना रिग्रेशन मॉडल से रन करते हैं तो हमारे पास डेटा आ ही जाता है इसका और इसका। बट जो अदर वाली टर्म है, ये वाला जो टर्म है शॉक वाली टर्म, इसको एस्टिमेट करना भी इजी हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो डिटरमिनिस्टिक हो जाएगी, हम आसानी से किसी भी चीज को निकाल पाएंगे। और जो ये अल्फा प्लस बीटा, जो ये स्लोप वाली टर्म है विद रिस्पेक्ट टू योर प्रीवियस वाली वेरिएंस, उसको मैं बताती हूँ। अगर वो जितना ज्यादा हायर होगा उतना ज्यादा हम बोलेंगे कि वो क्लस्टर कर रहा है, या फिर जो वेरिएंस है वो रिमेम्बर कर रही है अपनी पास्ट डेटा को। कैसे? अगर जो प्रीवियस वाला डेटा बड़ा है, अगर स्लोप ही बड़ी है, तो ये वाला पूरा टर्म बड़ा हो जाएगा। ये वाली टर्म बड़ा मतलब ये वाला टर्म पूरा बड़ा। तो इससे क्या होगा, जो वॉलेटिलिटी क्लस्टरिंग वाला मैंने अभी पॉइंट समझाया वो उसको पूरा का पूरा मैच करेगा। इसकी एक एडवांटेज है दैट इट कैन बी एक्सटेंडेड टू मल्टीपल एसेट्स। नेक्स्ट इसमें जो ये सब टॉपिक है एडजस्टिंग योर ग्लोबल पोर्टफोलियो
इसमें हम सारी बेसिकली एक समरी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम नहीं प्रोवाइड कर रहे, सीएफए वाले प्रोवाइड कर रहे हैं, एक केस स्टडी के थ्रू ये समराइज कर रहे हैं पूरा का पूरा चैप्टर। इसमें है फर्स्ट है हमारा मैक्रो बेस्ड रिकमेंडेशन, ट्रेंड ग्रोथ देखेंगे हम इसमें, ग्लोबल इंटीग्रेशन जो हमने सिंगर टेहरर मॉडल से हमने देखा था वो वाला पार्ट है इसमें, फेजेस ऑफ द बिजनेस साइकिल जो हमने डे 2 में पढ़ा था, डे 2 में पढ़ा हमने वाला पूरा फेजेस ऑफ द बिजनेस साइकिल, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज को देखेंगे, करंट अकाउंट बैलेंसेस को और कैपिटल अकाउंट और करेंसीज की पार्ट को देखेंगे हम। ट्रेंड ग्रोथ में क्या होगा, अगर कोई ट्रेंड ग्रोथ जीडीपी की ट्रेंड ग्रोथ 4% थी, अब वो ट्रेंड ग्रोथ मैं बोल रही हूँ कि वो 6% हो गई, तो इससे अब मुझे ये बताओ कि जो ट्रेंड ग्रोथ है पूरे प्रीवियस 2 चैप्टर से हम यही देख रहे हैं कि अगर ट्रेंड ग्रोथ किसी चीज की इंक्रीज होती है तो वो लॉन्ग रन को रिप्रेजेंट करती है रिटर्न्स को। अगर कोई ट्रेंड ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी तो लॉन्ग रन की जो अर्निंग्स है वो भी इंक्रीज हो जाएगी और किसके फेवर में आएगी, वो इक्विटीज के। अब जब ग्रोथ इंक्रीज होगी इससे क्या होगा, हमारे जो हायर रियल रिटर्न्स हो जाएंगे, रियल इंटरेस्ट रेट्स, वो नेगेटिव हो जाएगा हमारा बॉन्ड की तरफ। अगर मैं बोल रही हूँ इक्विटीज की तरफ हमारा पॉजिटिव है और बॉन्ड की तरफ हमारा नेगेटिव है, तो हमें किसकी तरफ एलोकेट करना चाहिए, इक्विटीज की तरफ, इस बॉन्ड्स की तरफ नहीं करना चाहिए। तो इसमें यही बोल रहे हैं कि अगर ट्रेंड ग्रोथ हमारी इंक्रीज होती है तो हमें इक्विटीज को इंक्रीज करना चाहिए, बॉन्ड को हमें रिड्यूस करना चाहिए। तो इसमें हम ये बोल रहे हैं कि ग्लोबल चेंज प्रोवाइड करता है रीएलोकेशन टू विद इन बॉन्ड और इक्विटी, बॉन्ड और इक्विटी की तरफ बोलते हैं अगर ग्लोबल में कोई चेंज हुआ है, ग्लोबल ग्रोथ रेट हमारी चेंज हुई है, ग्लोबल में चेंज हुआ है, तो हमें बॉन्ड और इक्विटीज में देखना चाहिए, बॉन्ड और इक्विटीज में। और अगर मैं बोल रही हूँ कोई कंट्री स्पेसिफिक ये चीज है तो हमें विद इन इक्विटीज ही देखना चाहिए, डिफरेंट इक्विटीज को ही देखना चाहिए, ये सारा होगा इक्विटीज, इसमें बॉन्ड ज्यादा रोल प्ले नहीं करेगा। अब मैं ये नेक्स्ट हमारा जो है वो है ग्लोबल इंटीग्रेशन, वो हमने पढ़ा था सिंगर टेहर मॉडल से। ये बोल रहे हैं कि जितनी ज्यादा मार्केट ग्लोबली इंटीग्रेटेड होगी उतना ही अच्छी रिटर्न देगी। अब हम ये बोल रहे हैं इसमें बेसिकली ये चीज एक्सप्लेन की गई है कि अगर कोई कंट्री है वो इंटीग्रेट नहीं हुई है तो हमें उसकी तरफ अपने पैसे डालने चाहिए क्योंकि उसमें रिटर्न्स होगी। हम क्योंकि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ग्लोबली इंटीग्रेट होगी, ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुकी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूएस इज लाइक फुल्ली इंटीग्रेटेड, फुल्ली वो पूरा मैनेज कर रहे हैं ग्लोबली को, तो अगर हम उस पर इन्वेस्ट करेंगे तो उसकी ग्रोथ जो होगी कम होगी एज कम्पेयर टू अगर हम ले रहे हैं इंडिया या फिर चाइना का केस मैं लूं, चाइना एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी बहुत टाइम तक, तो हम अगर उसमें एलोकेट करते उस टाइम पे और जब वो ग्लोबली इंटीग्रेट होने लगी तो उसकी जो ग्रोथ होती, कोई भी कंट्री है उसकी ग्रोथ कैसे इंक्रीज होगी जब वो ग्लोबलाइजेशन करेगी। तो चाइना की ग्रोथ पहले कम थी, जैसे ही वो इंटीग्रेट करने लगी तो उसकी जो ग्लोबलाइजेशन जब उसने किया तब उसकी जो ग्रोथ रेट थी जीडीपी की वो इंक्रीज हो गई। जीडीपी की ग्रोथ इंक्रीज होते ही हमारे जो ग्रोथ या रिटर्न्स होते वो ज्यादा मिलते। तो इसमें बेसिकली ये पॉइंट को एम्फेसाइज कर रहे हैं कि हमें डेवलप्ड कंट्रीज से लेके हमें शिफ्ट करना चाहिए इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ। नेक्स्ट इसमें बोल रहे हैं कि फेजेस ऑफ द बिजनेस साइकिल, फेजेस ऑफ द बिजनेस साइकिल में ये बोल रहे हैं कि जो बेस्ट टाइम होता है इक्विटीज को बाय करने के लिए वो होता है ट्रॉ में। क्यों ट्रॉ में? अगर कोई जो बिजनेस साइकिल ऐसे चल रहा है तो हमें हमेशा जब डाउन ट्रेंड चल रहा होता है इकोनॉमी में या फिर कोई जैसे निफ्टी है, मान लो निफ्टी बहुत ज्यादा डाउन ट्रेंड में गिर रहा है तो हमारा ये क्या होगा, जितने भी स्टॉक्स होंगे वो सारे डाउन ट्रेंड में आएंगे। जब वो डाउन ट्रेंड में आएंगे तो इससे जितने भी हमारे स्टॉक्स है वो डिस्काउंट में मिलेंगे, तो अच्छा टाइम होगा कि हम उसमें पैसे अपने वेल्थ एक्यूमुलेट करने की कोशिश करें। तो ये सबसे बेस्ट टाइम बोला गया है एज अकॉर्डिंग टू द सीएफए लेवल 3 करिकुलम। उस टाइम पे हमें इसको एक्यूमुलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इससे हमारी रिटर्न्स बहुत अच्छी बन सकती है। और इसमें ये बोल रहे हैं जब वो ट्रॉ में होती है तो हमें बॉन्ड्स की तरफ हमारा एलोकेशन कम होना चाहिए, इक्विटीज की तरफ ज्यादा होना चाहिए। इक्विटीज ठीक है, बॉन्ड्स नहीं, बॉन्ड्स कम होना चाहिए। कब? जब कोई इकोनॉमी गिर रही है या फिर ट्रॉ में है, रिसेशन से और ज्यादा नीचे वाले उस पे टाइम में। इसमें रीजन दिया गया है कि बॉन्ड्स को हम क्यों फेवर नहीं कर रहे, और इसमें अगर हम फेवर कर रहे हैं तो हमें ये बोल रहे हैं अगर बॉन्ड की तरफ हमारा पोर्टफोलियो है तो हमें हमारा जो ड्यूरेशन है शुड बी रिड्यूस, मतलब
जो इंटरमीडिएट मैच्योरिटी के जो बॉन्ड्स है हमें वो रिड्यूस करने चाहिए शॉर्ट टर्म मैच्योरिटीज की तरफ। इसमें ये बोल रहे हैं कि जो भी कंट्रीज या जो भी रीएलोकेट इक्विटीज फ्रॉम मार्केट्स नियरेस्ट द ट्रॉ, जो भी पीक पे चल रही है हमारी जो कोई भी इकोनॉमी, उससे हटा के हमें पैसे डालने चाहिए उस इकोनॉमीज पे जो भी ट्रॉ में चल रही है। बट उसमें भी हम ये बोलेंगे कि ट्रॉ में ये नहीं कि वो बहुत हमेशा परमानेंट हो जाए या उसका कुछ ऐसा इम्पैक्ट है जो मतलब परमानेंट है या फिर कोई ऐसी चीज जो हम ज्यादा जल्दी चेंज नहीं कर सकते। ऐसा भी देखना पड़ेगा कि वो इसकी इकोनॉमी अच्छी है बट वो स्टिल इट इज नॉट परफॉर्मिंग वेल ड्यू टू सेवरल रीजंस, तो वो अच्छे से मतलब विद इन द हमारा जो टाइम होराइजन है, इन्वेस्टमेंट होराइजन है, उसके अकॉर्डिंग वो इंक्रीज हो जाए। तो इसलिए हमें वो चीज भी देखनी पड़ेगी। इसमें बोल रहे हैं मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज में कि अगर जो मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज जो भी फेवर कर रही है इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट को, तो उसकी तरफ हमारे पैसे ज्यादा लगने चाहिए। अब ये बोल रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट है हमारा करंट अकाउंट बैलेंस। करंट अकाउंट बैलेंस में सिर्फ इसमें ये लिखा हुआ है कि जो राइजिंग करंट अकाउंट डेफिसिट है ना वो बहुत ही अच्छा माना गया है, क्योंकि वो जो रियल रिक्वायर्ड रिटर्न्स है या जो रिटर्न्स है उसको इंक्रीज करता है, इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज करता है। जब कोई हम प्रेजेंट वैल्यू किसी चीज की, कोई एसेट की कैसे निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम कैश फ्लो लेते हैं। कैश फ्लो को हम डिस्काउंट किससे करते हैं, इंटरेस्ट रेट से। इंटरेस्ट रेट जो है हमारे डिनोमिनेटर में, अगर वो इंक्रीज एक सेकेंड, इसमें इंटरेस्ट रेट्स जो होते हैं वो गिर जाते हैं डाउनवर्ड, नहीं, इंटरेस्ट रेट्स हमेशा इंक्रीज होते हैं। इसमें इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हुए, इससे क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू हमारी कम हो जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू गिर जाएगी, मतलब एसेट के प्राइसेस गिर जाएंगे। जो ये इसमें पॉइंट डाल रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं कि राइजिंग करंट अकाउंट डेफिसिट विल रिड्यूस एसेट प्राइसेस। एसेट प्राइसेस जो होंगे हमारे वो कम हो जाएंगे, डाउनवर्ड प्रेशर। और जब हमारे इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, इससे कैपिटल फ्लो होगा। कैपिटल फ्लो कहां से होगा, अब्रॉड से। लोग अगर उनको रिटर्न किसी कंट्री में ज्यादा अच्छा मिल रहा है तो वो बाहर से हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उनको एक अच्छी रिटर्न मिल रही है। क्यों, वो फंड करेंगे हमारे डेफिसिट को। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहे हैं, बट हम ये भी बोल रहे हैं कि ये नहीं कि करंट अकाउंट डेफिसिट है वो परमानेंट हो, या फिर कोई ऐसे रीजन, कोई गंदा सा मतलब इकोनॉमी हमारी परफॉर्म ही नहीं कर रही, गंदा सा कोई मतलब फिस्कल पॉलिसी अच्छी नहीं है, मॉनेटरी पॉलिसी अच्छी नहीं है, इसकी वजह से हमारा, या फिर हम कोई ऐसा इंपोर्ट ही ज्यादा कर रहे हैं और हमारी जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट हो रही है कंट्री में वो नहीं हो रही। उसके हिसाब से अगर हम देखें तो अगर वो डेफिसिट हमारा इंपोर्ट्स को लेकर है तो हमें नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए उस कंट्री में। अगर कोई हमारा ये देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट हो रही है कंपनी में, एक कंट्री में, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, एफडीआई बढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें और भी इंप्रूवमेंट हो रही है किसी कंट्री में, इसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट आ रहा है, तो हमें डेफिनेटली हमारा पैसा उस जगह पे लगाना चाहिए जहां पर हमारा रीएलोकेट करना चाहिए पोर्टफोलियो ऑफ एसेट्स टुवर्ड्स योर कंट्रीज विद सेक्युलर राइजिंग करंट अकाउंट डेफिसिट। कहां से, जहां पे करंट अकाउंट सरप्लस चल रहा है उन कंट्रीज से। अब हम देखते हैं कैपिटल अकाउंट्स और करेंसीज। इसमें बेसिकली ये बोल रहे हैं कि व्हेन इन्वेस्टर्स परसीव दैट द पोर्टफोलियो ऑफ एसेट्स, अगर किसी भी यूएस, मान लो यूएस में, यूएस डॉलर में एक अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो हमें पैसे हमेशा उसमें डालना चाहिए। जो अभी हमने पढ़ा भी है कि जो मनी होता है वो हमेशा उसको क्या चाहिए होता है, हायर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न चाहिए होता है, वो हमेशा उसकी तरफ ही फ्लो करता है। तो हमने इसमें यही चीज को एम्फसाइज किया है कि पर्टिकुलर करेंसी में अगर ऑफर कर रहा है हायर रिस्क एडजस्टेड एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो हमारा जो इनिशियल सर्ज होता है कैपिटल का वो एक्सचेंज रेट को और इंक्रीज करता है। एक्सचेंज रेट को और इंक्रीज करेगा तो इससे क्या होगा, डेप्रिसिएट होगी। अब ज्यादा हमारी जो एक्सचेंज रेट है वो इंक्रीज होते हुए नहीं चल सकती कि इंक्रीज हो रही है ओवर टाइम, वो एक टाइम पे रुक जाएगी, ठीक है। एप्रिसिएट होने की जगह वो डेप्रिसिएट होना चालू हो जाएगी। डेप्रिसिएट होगी तो इससे क्या होगा, जो अट्रैक्टिव दिखेगी हमें नेटिव करेंसी की अंडरलाइंग एसेट्स। इसमें ये बोल रहे हैं फिर कि रीएलोकेशन ऑफ अ पोर्टफोलियो टुवर्ड्स एसेट डिनोमिनेटेड इन अ पर्टिकुलर करेंसी मस्ट बी असेस्ड वेदर द अट्रैक्टिवनेस ऑफ, हमें ये देखना है कि वो ओवरशूट कर तो नहीं दिया। मान लो कोई अट्रैक्टिव है, कोई करेंसी, कोई स्टॉक्स अट्रैक्टिव लग रहे हैं हम लोगों को,
तो वो क्या ओवरशूट तो नहीं हो चुकी ऑलरेडी एक्सचेंज रेट? अगर नहीं हुई है तो हमारा पैसा उधर ही जाना चाहिए, बट ओवरशूट हो रखी है तो हमें नेटिव करेंसी की तरफ ही अपना फोकस डालना चाहिए। लास्ट स्लाइड पे आ गए हम, ठीक है, कंप्लीट होने वाली है पूरा। इसमें है क्वांटिफाइंग द व्यूज। क्वांटिफाइंग द व्यूज मतलब हम बेसिकली पूरा चैप्टर क्या था, फोरकास्टिंग रिटर्न्स। फोरकास्टिंग रिटर्न्स क्यों? क्योंकि हमें एक पोर्टफोलियो बनाना है। तो हमें जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो है हमारा एस्टिमेट करना वीसीवी मैट्रिक्स सब एसेट क्लासेस के लिए। जो हमारा सेकंड स्टेप आएगा वो क्या आएगा, एस्टिमेट करना में सिंगल टेरर मॉडल यूज करना है और एस्टिमेटेड वीसीवी मॉडल्स किस चीज के लिए, इक्विलिब्रियम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स निकालने के लिए फॉर ऑल एसेट क्लासेस। स्टेप 3 में ग्रिनॉल क्रोनर मॉडल का हम यूज करेंगे रिटर्न्स ऑन इक्विटी निकालने के लिए। स्टेप 4 में हम बिल्डिंग ब्लॉक अप्रोच यूज करेंगे बॉन्ड्स की निकालने के लिए। सबसे पहले हम वीसीवी यूज करेंगे, फिर हम करेंगे हमारा सिंगल टेरर मॉडल क्या करने के लिए, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स निकालने के लिए, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स निकालने के लिए, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये, थर्ड पॉइंट में हम क्या कर रहे हैं, इक्विटीज की रिटर्न्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इक्विटी। फोर्थ में हम बॉन्ड्स को करने की कोशिश कर रहे हैं। फिफ्थ वाला पॉइंट है हमारा हम डायरेक्शनल व्यू निकाल रहे हैं करेंसीज की तरफ, करेंसी वाला व्यू, करेंसी आएगा इसमें, ठीक है। सिक्स पॉइंट में हम बोल रहे हैं कि हमें करेंसी वाला कंपोनेंट इनटू एक्सपेक्टेड रिटर्न्स लगाना पड़ेगा। अब हमें जो करेंसी वाला हमने एक डायरेक्शनल व्यू बनाएंगे, एक व्यू बनाएंगे कि करेंसी कहाँ जाएगी, फिर वो हम व्यू को अप्लाई करेंगे, ठीक है। सेवेंथ वाला पॉइंट आएगा हम ये ब्लैक लिटरमैन फ्रेमवर्क है जो हम लेटर रीडिंग्स में पढ़ेंगे, उन सबको जो ये 2 से लेके हमने स्टेप्स करे उन सबको कंबाइन करेंगे, जो हमारे पूरे इन सब चीजों को कंबाइन करके एक पोर्टफोलियो ऑफ रिटर्न्स बनाने की कोशिश करेंगे। विद दिस वी एंड आवर चैप्टर नंबर 2 CME पार्ट 2 forecasting your returns. We have completed our chapter number 2 और कल हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर। बट उससे पहले जाने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी जो मेरे स्कूल में मेरी टीचर ने बताई थी। ये चीज़ हिंदी में है बट मैं इसको ट्रांसलेट करके आपको फिर इंग्लिश में बताती हूँ। कोई भी इंसान किसी काम की अधिकता से नहीं थकता वरन उसे भार समझकर अनियमित करने से थकता है। इसका मतलब ये है कि हम CFA लेवल 3 के करिकुलम को देख के नहीं डरने वाले। जब हम उसको इरेगुलरली काम को करेंगे उससे हम उसे कर ही नहीं पाएंगे, उस चीज़ को अचीव ही नहीं कर पाएंगे। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा है, मानते हैं ज़्यादा है, ठीक है, बट उसको अगर हम रेगुलरली उस पोर्शन को जो मैंने फर्स्ट डे में भी समझाया था, किसी भी बड़े पहाड़ को तोड़ने के लिए उसके छोटे छोटे हिस्से करके उसको अचीव करें तो उससे हमें भी खुद को भी ऐसा लगे कि हाँ हमने डेली कुछ अचीव किया है और उससे हम एक बड़े टास्क को अच्छे से कंप्लीट कर सकेंगे। तो मैं ये आपको बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करूँगी कि डेली आओ, ठीक है, वीडियोस देखो, करिकुलम की बुक्स पढ़ो, अपने एंड ऑफ द चैप्टर के जो क्वेश्चंस है वो कंप्लीट करो। अपने जो 20 मिनट्स पता है ज़्यादा नहीं है अभी अगर हम देखें, बट वो जितना टाइम अगर हमारा जाता जाएगा ना तो वो 20 मिनट से ज़्यादा होता जाएगा, 30 मिनट्स बेसिकली 40 मिनट्स। तो फिर एंड ऑफ द डे हमें इतना टाइम नहीं मिलेगा कि 40 डेज या हम पूरा 1 घंटा किस चीज़ के लिए दे रहे हैं, सिर्फ टाइपिंग करने में। और टाइपिंग पता है आपको कितना मेन है, हमें कितने भी कॉन्सेप्ट्स आते हो, ठीक है, बेसिकली हम लिख ही नहीं पाएंगे कोई चीज़ को तो बेकार है सब चीज़। तो मैं प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ रोज़ आओ, ठीक है। रोज़ हम बेशक ये नहीं कि मैं बोल रही हूँ कि 20-30 हम स्लाइड्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि कभी कभार होता है कि मन नहीं कर रहा हमारा पढ़ने का, बट स्टिल आएंगे। बेशक हम 10 स्लाइड्स करें बट करेंगे ज़रूर, ठीक है। तो रोज़ आओ, पढ़ो, ये जितने भी मैंने पॉइंट्स बोले हैं उन सबको करो, और कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके प्लीज़ बताओ। PDF चाहिए उसके लिए भी मैं बोल रही हूँ, मैंने पूरी PDFs पूरा करिकुलम के नोट्स बनाए हैं, तो आप वो PDFs मांगो और कमेंट करो, लाइक करो प्लीज़। इसमें बहुत मेहनत लग रही है इस पूरी वीडियो बनाने में, मैं पढ़ भी रही हूँ साथ में स्लाइड्स बना रही हूँ और आके YouTube पे अपना पूरा लेक्चर दे रही हूँ, तो उसमें बहुत एफर्ट्स डल रहे हैं। एटलीस्ट आप लोग लाइक कर दो, उससे मेरे को थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी। चलो ठीक है, अब फिर हम कल मिलते हैं, अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। सो गुड बाय।